नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम लोग कहते हैं सॉलिड मनी रूल्स। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि जो पर्सनल फाइनेंशियल फ्रीडम की कोर्स होगी उसका क्या नाम रखेंगे। बिकॉज़ एक हमारी बहुत लंबी सीरीज़ है WPX जो बिज़नेस के बारे में है, वो हम सब लोग जानते भी हैं। वो बहुत यूज़फुल है अगर आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं। ढेर सारे ऐसे इंसाइट्स हैं कि आप यूज़ कर सकते हैं। ढेर सारा पैसा हो कंपनी में तो किसी भी लेवल पे उसमें हमने कवर किया है स्केल अप, कि कैसे कंपनी को स्केल किया जाता है। उसमें हमने कवर किया है स्ट्रैटेजीज़। उसके बाद एक बार कवर किया है हमने, पूरी लंबी सीरीज़ है द 5 स्ट्रैटेजी एंड रूल्स जो बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स और एंडी ग्रूव्स ने शेयर किया है। इन तीनों कंपनीज़ में है, माइक्रोसॉफ्ट में और एप्पल में और इसमें इंटेल में। लेकिन ये है पर्सनल फाइनेंस का। इसमें अगर आपके पास कोई नहीं है, किसी कंपनी में नहीं है, आप अकेले हैं, तो भी अगर ये रूल्स आप समझ गए अच्छे तरीके से तो आप गरीब नहीं रह जाओगे। गरीब नहीं रह जाओगे मतलब धीरे धीरे आपका फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ता रहेगा, अकेले भी। इसको अगर अच्छे से समझ गए तो उसके पहले 3 रूल्स हमने पढ़े थे, मैं उसका खाली नाम बता देता हूँ। सबसे पहला था SMR का, बहुत पुराना था। You don't have to be smart, it all depends on your behavior. हाँ, ये भी नई चीज़ थी, हमने पढ़ी थी। यू डोंट हैव टू बी स्मार्ट, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर बिहेवियर। स्मार्ट मतलब कोई किसी एक चीज़ में बहुत ही अच्छा, स्पेशली जैसे आपने कहा डॉक्टर बन जाइए, न्यूरोलॉजिस्ट बन जाइए, आर्किटेक्ट बन जाइए या बहुत अच्छे बैंकर बन जाइए, तो उसको बोलते हैं स्मार्ट। किसी एक चीज़ में ग्रेट। हाँ, ये सच है, मेडिकल के लिए सच है। अगर आपको ऑपरेशन करना है तो आपको सर्जन बनना पड़ेगा, उसके लिए 4-5 साल तैयारी करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आपको 2-3 साल किसी के नीचे काम सीखना पड़ेगा। वो है स्मार्टनेस। लेकिन वो स्मार्टनेस मतलब इतने सालों की स्टडी, अगर आप पर्सनली फ्री होना चाहते हैं, फाइनेंशियली फ्री, तो ज़रूरी नहीं है। ये कोई भी कर सकता है। अभी आज ही मैंने म्यूचुअल फंड में फिर से इन्वेस्ट करने के लिए 3-4 लोगों को ऐसे खोजा और सबसे पूछा क्या करना चाहिए। तो मुझे एक जनरल सा आइडिया आया कि हाँ, इस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वो था इट डिपेंड्स ऑन बिहेवियर। अच्छा, बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर आपकी हैबिट होती है। आप दिन भर क्या करते हैं, आप अपने मन में कितने स्टेबल हैं। अभी और भी डिटेल्स इसमें आएंगे, बिहेवियर को ही काफ़ी कवर किया है इस बुक में। आज मैं थोड़ा मुश्किल चीज़ पढ़ने वाला हूँ। आप लोग अगर समझ गए तो मुझे बता दीजिए। ऐसे ही इस आज के टॉपिक का नाम है, अच्छा 2 और हैं, 2 और रूल्स हैं। दूसरा रूल कौन सा है? साइकोलॉजी और हिस्ट्री पढ़ो ना कि फाइनेंस। हाँ, साइकोलॉजी की हिस्ट्री पढ़ो ना कि फाइनेंस, ये सेकंड रूल था। और मुझे लगता है अच्छा किया हम लोगों ने यार। हमने कानामैन को पढ़ा, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो पढ़ा, हमने बायसेस पढ़े। आपसे मैंने पूछा था तो आपने कहा था बायसेस की बुक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है। तो ये था, साइकोलॉजी पढ़िए। फाइनेंस पढ़ेंगे तो आपको ऐसी स्मार्टनेस आएगी जैसे एक सर्जन की, मतलब फाइनेंस में, लेकिन वो ख़तरनाक है। यू नीड अ जनरल इंटेलिजेंस टू बिकम फाइनेंशियली फ्री, नॉट अ स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। नहीं तो आपकी रिस्क टेकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ज़्यादा रिस्क लेते हैं, जितना लेना चाहिए उससे भी ज़्यादा। तीसरा था कि नो अमाउंट ऑफ स्टडीइंग और ओपन माइंडेडनेस कैन जेन्युइनली रिक्रिएट द पावर ऑफ फियर एंड अनसर्टेनिटी। इसी में था। ये अब क्रेजी वाला चैप्टर आ गया, उसमें का एक पार्ट। नो वन इज No amount of studying or open-mindedness can genuinely recreate the power of fear and uncertainty. राइट, मैं समझ गया। नो पावर, नो अमाउंट ऑफ स्टडी और ओपन माइंडेडनेस कैन रिप्लेस द फियर एंड अनसर्टेनिटी। इसका मतलब समझे? आपने 5,000 रुपये की 100 किताब पढ़ ली, लेकिन अगर वही 5,000 रुपये आपने किसी म्यूचुअल फंड में लगा दिया तो आप ज़्यादा सीखेंगे पैसे के बारे में। सीखेंगे, कमाएंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पर आपको फियर और अनसर्टेनिटी झेलने को मिलेगा। ये है इसका मतलब। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। गुड। इसको और सिंपल टर्म में ऐसे बताया था कि अब मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ मान लो,
और हिस्ट्री में पढ़ रहा हूँ कि 1929 में रिसेशन आया था। अब मैं उस टाइम का फियर और ये नहीं ले कुछ सकता। जानता। हाँ हाँ मैं तो पढ़ रहा हूँ, वो चीज़ को मैं रिक्रिएट भी नहीं कर सकता। इन जनरल जो फियर पास्ट के हैं उसको हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी के पास फियर है तो उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फियर में हैं इसका मतलब यू आर ओपन फॉर सम डीप फाइनेंशियल लेसन्स, क्योंकि जो अच्छे दिनों में आपको याद रहता है ना, जो आपको समझ में आता है, आपको लगता है सब कुछ चलता रहेगा ऐसे ही, ये जो बुरे दिन है वो आपको प्रिपेयर करता है बुरे दिन के लिए। अगर वो 4 साल मेरे वहाँ नहीं वेस्ट हुए होते दिल्ली के पास एनटीपीसी के पास, तो मैं आज यहाँ पर स्टेबल तरीके से नहीं रहता, मैं बहुत ज़्यादा रिस्क लेता। तो वो बहुत बुरा टाइम था, वो एक्सपीरियंस ही था, मतलब उस एक्सपीरियंस को मैं किसी और चीज़ से रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन आप इसको इनवाइट नहीं कर सकते, इतने बड़े बड़े रिस्क, इतनी बड़ी बड़ी अनसर्टिनिटी। तो आज का रूल है रीजनेबल वर्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन रैशनल। रीजनेबल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन रैशनल। क्या मतलब समझे इससे? हमने एक बार पूरा सीरीज़ कवर किया है, भूल गया मैं, इसलिए मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। इसको मैं समझाता हूँ इसमें क्या लिखा है, तब आप बताइए क्या समझे। एमिंग टू बी मोस्टली रीजनेबल वर्क्स बेटर दैन ट्राइंग टू कोल्डली बी रैशनल। एमिंग टू बी रीजनेबल वर्क्स बेटर दैन ट्राइंग टू बी कोल्डली रैशनल। अगर नहीं समझ में आया तो मैं बताऊँ, शुरू करूँ? चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। रीज़नेबल मतलब और रैशनल मतलब दो चीज़ें हैं, इसमें से कह रहे हैं कि रीज़नेबल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आमतौर पे हम रैशनल होने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ऑथर कह रहे हैं यू आर नॉट अ स्प्रेडशीट, यू आर अ पर्सन, अ स्क्रू अप इमोशनल पर्सन। आप कोई स्प्रेडशीट नहीं है, मतलब आप कंप्यूटर में डाले हुए डाटा नहीं है। आप एक इंसान हैं, आप एक ऐसे इंसान हैं जो अंदर से परेशान है, ज़िंदगी में बड़े बड़े गलतियाँ की हैं और आगे भी करेंगे। आप एक इमोशनल पर्सन हैं, इसलिए आपसे गलतियाँ होती हैं। इट टुक मी अ वाइल टू फिगर दिस आउट, बट वंस इट क्लिक्ड आई रियलाइज्ड इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ फाइनेंस। ऑथर कह रहे हैं कि इस चीज़ को समझने के लिए मुझे टाइम लगा, मुझे भी इसको समझने में टाइम लगा, इसीलिए मैंने थिंकिंग फास्ट एंड स्लो और एंटी फ्रेजाइल जैसी बुक्स को शुरू किया। क्या चीज़? कि हम लोग इमोशनल पर्सन हैं, हमसे गलतियाँ होती हैं। अच्छा, जब आपको ये पता चल जाता है तो आप बहुत संभाल संभाल के चलते हो। ऑथर कह रहे हैं जब मुझे ये समझ में आया कि हम लोग इमोशनल लोग हैं और हम लोग स्क्रू अप करते हैं, तब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फाइनेंस है। विथ इट कम्स समथिंग दैट ऑफन गोज ओवरलुक्ड। और इसी के साथ कोई ऐसी चीज़ आती है जो हम लोग ओवरलुक कर देते हैं। डू नॉट एम टू बी कोल्डली रैशनल व्हेन मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजंस। कोल्डली, एकदम कोल्ड रैशनल मतलब होता है मैथमेटिशियन। एक मैथमेटिशियन एकदम प्रिसाइज फॉर्मूला लगा करके अपने डिसीजन ले, कोई गैप न रखे। जैसे अगर मैंने लगाया यहाँ से 10 लाख निकाल करके वहाँ लगाया, और यहाँ मुझे अगले महीने चाहिए 10 लाख, और मैं सोच रहा हूँ वहाँ से 10 लाख 12 लाख हो जाएंगे, 10 निकाल के वापस रख दूंगा, 2 वहाँ हो जाएगा, तो ये है कोल्ड रैशनल। ये चीज़ खतरनाक है। डू नॉट एम टू बी कोल्डली रैशनल व्हेन मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजंस, एम टू जस्ट बी प्रेटी रीजनेबल। अगर आपको करना ही है डिसीजन तो रीजनेबल होइए, बहुत स्पेसिफिक नहीं, एक जनरल सा कि ठीक है यहाँ पर मुझे 10 लाख चाहिए, तो अगले 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में अगर 5 लाख में भी काम चल जाएगा तो मैं 5 लाख यहाँ छोड़ देता हूँ, वहाँ पर 5 लाख लगाता हूँ। लेकिन अगर वो 5 लाख का 3 लाख या 2 लाख भी हो गया तो भी ठीक है, मेरा ये काम रुकेगा नहीं। ये है रीजनेबल। रीजनेबल इज़ मोर रियलिस्टिक एंड यू हैव अ बेटर चांस ऑफ स्टिकिंग विथ इट फॉर अ लॉन्ग रन, विच इज़ वॉट मैटर्स मोस्ट व्हेन मैनेजिंग मनी। जब पैसे को मैनेज करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग रन, लंबे समय तक क्या कर सकते हैं आप अपने पैसे के साथ, लंबे समय तक क्या कर सकते हैं। ये ऐसा है जैसे कि आप हाँ, ऐसे मान लीजिए आप डार्ट खेल रहे हैं, देखा है खेलेगा भी डार्ट, वो गोल गोल होता है जिसमें आप
और उसमें आप एकदम सेंटर में मारने की कोशिश कर रहे हैं हर बार, वो चीज़ नहीं पॉसिबल है। लेकिन हाँ, ये पॉसिबल है कि आप 100 बार डार्ट मारें, और 100 बार डार्ट मारें तो सेंटर में भी लग जाए, साइड में भी लग जाए, बट ओवरऑल उसकी वैल्यू ज़्यादा है। वो हम अलग पढ़ेंगे। हाँ, काफ़ी कुछ आपको इस पूरी बुक में ना एक जनरल सा आइडिया मिलेगा कि किस तरह से अपने को सोचना चाहिए पैसे के बारे में। इसका मैंने पहले जब सीरीज़ बनाया था उसका नाम रखा था सेव मनी, बट मुझे बहुत कम लगा। खाली सेव मनी के बारे में नहीं है, ये पूरी तरह से माइंड को बेंड करना होगा, मनी के लिए अलग साइकोलॉजी करनी होगी। जैसे आप हैं या कोई भी है, खाली आप ही नहीं, जब पैसा आता है तो एक तरह का इल्यूजन आता है कि मैं इस पैसे का मालिक हूँ और इतना तो पैसा रहेगा ही मेरे पास, जैसे नौकरी रहेगी। और फिर वहाँ से आते हैं एक्सीडेंटल डिसीजंस, जैसे आपके बैंक में ज़्यादा सेविंग नहीं होगी अभी तक, और उसकी वजह क्या है? आपकी नॉलेज नहीं है, आपका बिहेवियर है। आप खुद ही बता रहे हैं, रात को मैं शॉपिंग कर लेता हूँ। अभी तो कम पैसे हैं आपके पास। मैंने कब ये सब किताबें पढ़ना शुरू किया? जब मैंने पहला फाइनेंशियल ब्लंडर किया। कौन सा? सबसे पहले ये वाला, सबसे पहले शास्त्री नगर वाला, उसके बाद लखनऊ वाला। बट मैं बच गया बिकॉज शास्त्री नगर में पापा ने सपोर्ट किया था, नहीं तो मेरा पूरा सेविंग ही ख़त्म हो जाता। जब मैंने जॉब ज्वाइन की थी उसके 2-3 महीने बाद ही ये प्लॉट ले लिया था। 2-3 महीने में मेरे पास 2-3-4 लाख रुपए इकट्ठे हो गए थे। तो 2 लाख मैंने लगाया, 9 लाख पापा ने लगाया, और ज़मीन मुश्किल से 2-3 लाख रुपए की थी। To show you what I mean, let me tell you the story of a guy who tried to cure syphilis with malaria. कह रहे हैं इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ, एक ऐसे आदमी के बारे में जिसने सिफिलिस, बहुत ख़तरनाक बीमारी है, उसको ठीक करने की कोशिश की मलेरिया से। जूलियस वेगनर जोरेग, Julius Wagner Jauregg was 19th century psychiatrist with 2 unique skills. He was good at recognizing patterns, and what others saw as crazy, he found them merely bold. जूलियस वेगनर जुरैंग 19th सेंचुरी का साइकेट्रिस्ट था। साइकेट्रिस्ट समझते हैं ना, पागलों का डॉक्टर एक तरह से, बट गलत है, पागल कहना गलत है, बिकॉज साइकेट्री में बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो पागलपन नहीं है बट हैं। तो वो, उसके पास 2 स्किल्स थे। कौन कौन से स्किल? इसके पास स्किल थी, he was good at recognizing pattern and what others, वो पैटर्न्स देखता था कि अच्छा ये कंपनी ऊपर गई, पिछले महीने भी गई थी इसी टाइम पर, इसके पिछले महीने भी इसी टाइम पर गई थी, इसका मतलब अब वो डेट आने वाला है इस महीने में जो ऊपर जाएगी, तो तुरंत उससे पहले खरीद लो। सर ये तो एक बायस है, हमने उसमें पढ़ा था ये पैटर्न है, ऐसे ही लोग मार्केट में टाइमिंग करते हैं। नहीं, हमने इसमें पढ़ा था कि आप जब पैटर्न्स देख के कोई चीज़ डिसीजन लेते हो तो वो एक बायस होता है, बायस होके हाँ, तो मैंने कब कहा बायस नहीं है? तो अभी तो बोला ही नहीं बायस है, वो तो इसकी स्पेशलिटी थी, यूनिक। और देखिए जिसको आप बायस बोल रही हैं ना, इवन जो आप पढ़ाई करती हैं वो भी पैटर्न्स की स्टडी है। जो आप लॉजिक पढ़ते हैं वो सब पैटर्न्स की स्टडी है। इवन जो सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं वो पैटर्न्स की स्टडी है, मैथमेटिक्स पैटर्न्स की स्टडी है, इवन जो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, वो सब पैटर्न्स की स्टडी है। लेकिन ये सब पैटर्न्स थोड़े ब्रॉडर पैटर्न्स हैं। बल्कि कोल्ड रैशनल जो मीनिंग है इसकी भी यही है, एक आदमी जो सिर्फ लॉजिक के बेस पे डिसीजन बनाता है और इमोशन से, बायस से इन्फ्लुएंस नहीं होता। कोल्ड वाला, कोल्ड रैशनल का मतलब ये होता है कि जो सिर्फ लॉजिक से डिसीजन ले, इमोशन और बायस से डिसीजन ना ले। अभी थोड़ा सा आपके सेंटेंस में गड़बड़ी है। क्या आपने कहा रैशनल वो आदमी होता है जो केवल लॉजिक से डिसीजन ले, बायस से ना ले। तो बायस से बच के ले कि बायस को कंसिडर करे कि ना करे, ये इन सब चीज़ों को कंसीडर नहीं करता है। उसके बारे में सोचता ही नहीं, इसलिए तो फंसता है वो। आपने उल्टा बोला। इस चैप्टर का नाम क्या है? रीजनेबल इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन रैशनल। मैंने गलत क्या बोला वैसे? आपकी बात के हिसाब से मुझे लग रहा है रैशनल होना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसको बायस टच नहीं कर पाते, वो अनबायस्ड होता है। अनबायस्ड वो होता है जिसको बायसेस पहले से पता है कि हाँ, मैं जब किसी को देखूंगा, किसी की शक्ल बहुत अच्छी होगी तो उसकी बात शायद मुझे ज़्यादा लॉजिकल लगे,
तो मैं जानता हूँ कि मैं फंस सकता हूँ, ये है बायस को कंसिडर करना। तो फिर मैं एक जनरल सा सेंस लूँगा कि ये आदमी की बात क्या है और मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे इस चीज़ का क्या मतलब निकालना चाहिए। ये नहीं कि तुमने तो ये कहा था करो। अगर मान लीजिए मैं किसी का बॉयफ्रेंड हूँ और मैंने उसको कह दिया कि मैं तुम्हारे लिए अगले महीने एक डायमंड का रिंग ले आऊँगा। अब अगले महीने मेरे पास पैसे नहीं है और वो लड़की मेरे पीछे पड़ जाए, तुमने तो कहा था करो। ये है रैशनल। रीजनेबल क्या होगा, अरे ठीक है तुम नहीं ला पाए तो कोई बात नहीं, रिंग नहीं ला पाए तो तुमने एक फूल ले आए, हम खुश हैं उसी में, जब पैसे होंगे तब ले आना। ये है रीजनेबल। वो जानती है कि इसको दिक्कत है, बायसेस हैं। तो ये आदमी दो चीज़ें थी इसके अंदर में, एक तो ये पैटर्न्स बहुत अच्छे तरीके से समझ लेता था। ये बहुत खास क्वालिटी है, जो लोग पैटर्न्स को देख लेते हैं ना वो जीनियसेस होते हैं। अभी मैं सीरीज़ देख रहा हूँ मॉन्क, कमाल की सीरीज़ है। उसमें वो जाएगा क्राइम सीन में जाएगा और बोलेगा गड़बड़ी है क्या, वो पर्दा ठीक से नहीं रखा गया है, वो टेबल पे खाना ठीक से नहीं रखा गया है, बर्तन नहीं मजे हुए। एक बंदे को बोलता है तुम्हारी बीवी छोड़ के चली गई ना, बोलता नहीं बस मायके गई है, बोलता नहीं देखो, बोलता तुझे कैसे पता, बोलते तुम्हारे घर में ढेर सारे फूल पड़े पौधे पड़े सब मुरझाए पड़े, तुम उसको पानी दे ही नहीं रहे हो, तुमको चिंता होगी नहीं, तुम्हारी वाइफ फूल चलाती हो, फूल रखती मेंटेन करती होगी और छोड़ के भाग गई, नहीं तो तुम उसके लिए शायद पानी डाल डाल के बचा के रखते। तो बोलता हाँ यार। वो बैठा था इंटरव्यू के लिए, पीछे वो नहीं होते जो शीशे में पर्दा होता है लाइन वाला, उसमें से एक पर्दा थोड़ा सा ऐसा खुला हुआ था। अब बेचारा इंटरव्यू में बार बार पर्दे को देख रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पैटर्न जैसा था, उस पैटर्न में कुछ डिस्टर्बेंस था। ये ही है क्वालिटी पैटर्न्स देख पाने की। आप यहाँ पर आए इस कमरे में और आपको लगे कुछ बदला है, कुछ बदला है, और उसको पकड़ लें, ये है पैटर्न। आप स्टॉक की स्टडी कर रहे हैं और अचानक से मार्केट गिरा, आपको लगेगा गिरा तो गिरा यार, ठीक है क्या दिक्कत है, बोलेगा ना ना ना, जिस तरह से मैं समझाऊँ मार्केट को उसमें कुछ बहुत बड़ी बदलाव हुई है। और जितना वो उसको समझेगा उतना ही वो जीनियस होता जाएगा। ये सब के सब नहीं कर पाते, ये ग्रेट मैथमेटिशियन कर पाते हैं, या जो सनकी होते हैं नंबर्स के लिए जो पागल होते हैं वो कर पाते हैं। बिकॉज नंबर्स इज बेसिकली पैटर्न्स। एक पैटर्न है, दो पैटर्न है, तीन पैटर्न ही है। और दूसरा क्या था, जिस चीज़ को बाकी लोग पागलपन मानते थे, ये बोलता था थोड़ा हिम्मत करो कोई दिक्कत नहीं है, क्रेजी वाले को बोल्ड बोलता था। हिज स्पेशलिटी वॉज पेशेंट्स विद सीवियर न्यूरोसिफिलिस, और उसकी एक स्पेशलिटी थी ब्रेन की सिफिलिस। सिफिलिस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है, एसटीडी होती है, लेकिन उससे जब ब्रेन में इन्फेक्शन पहुंचता है उस चीज़ के ये पेशेंट्स देखता था। देन अ फीटल डायग्नोसिस विथ नो नोन ट्रीटमेंट, और उस समय एक बहुत खतरनाक बीमारी थी जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था। ही बिगैन नोटिसिंग अ पैटर्न, और उसने पैटर्न देखना शुरू किया। सिफिलिस पेशेंट्स टेंडेड टू रिकवर इफ दे हैड द एडेड मिसफॉर्च्यून ऑफ हैविंग प्रोलॉन्ग्ड फीवर्स फ्रॉम एन अनरिलेटेड एलिमेंट। उसको दिखाई दिया अगर सिफिलिस के पेशेंट को लंबे समय तक बुखार हुआ है और वो बुखार सिफिलिस से नहीं है तो ठीक हो जाते थे। सिफिलिस पेशेंट्स टेंडेड टू रिकवर इफ दे हैड द एडेड मिसफॉर्च्यून ऑफ हैविंग प्रोलॉन्ग्ड फीवर्स एंड फ्रॉम एन अनरिलेटेड एलिमेंट्स। सेंटेंस को पकड़िए, इंग्लिश को पकड़िए, इंग्लिश लिखना है तो। इफ सिफिलिस पेशेंट्स टेंडेड टू रिकवर, सिफिलिस के पेशेंट्स थे वो पक्का नहीं रिकवर हो जाते थे, ठीक होने जैसे लगते थे, फ्रॉम एन अनरिलेटेड एलिमेंट, एक ऐसी बीमारी से जो इससे रिलेटेड नहीं थी। अभी बुखार का नाम लिया नहीं, हाँ लिखा है। अगर उनको मिसफॉर्च्यून है, बदकिस्मती है, उनको लंबे समय तक बुखार है जो कि किसी और वजह से है, सिफिलिस से नहीं है। समझ में आ गया? इसके लिए नोबेल प्राइज मिला है। अच्छा। वैगनर जुरेग assumed this was due to hunch that had been around for centuries, but doctors didn't understand well. Fevers play a role in helping the body fight infection. आजकल हम लोग को बुखार होता है तो हम लोग फट से क्रोसिन खाने की कोशिश करते हैं। वैगनर को लगा कि कुछ चक्कर है, बुखार के लिए दवाई नहीं देनी चाहिए, बुखार की वजह से लोग ठीक होते हैं, और ख़ास तौर से फीटल इन्फेक्शन जो बहुत इन्फेक्शन बहुत सीवियर होते हैं उसमें बुखार उतना ही ज़्यादा होता है, तो बुखार का कुछ रोल होना चाहिए ठीक होने के लिए। सो ही जम्प्ड टू द लॉजिकल कंक्लूजन, तो फटाफट वो कंक्लूजन बना दिया उसने। इन अर्ली 90s वैगनर जुरेग began injecting patients with
with low end strain of typhoid, malaria and smallpox to trigger fever strong enough to kill off the syphilis. अब वो भाई साहब क्या कर रहे हैं, बॉडी में जहर देना शुरू कर दिया. मतलब टाइफाइड के, मलेरिया के और स्मॉल पॉक्स के कमज़ोर कीटाणु लोगों को देना शुरू कर दिया ताकि बुखार आए और सिफिलिस ठीक हो जाए उनके पेशेंट का, क्योंकि हो रहे थे वो. दिस वॉज एज डेंजरस एज इट साउंड्स. तो ये अगर खतरनाक सुनाई देता है तो खतरनाक है. सम ऑफ द पेशेंट्स डाइड फ्रॉम द ट्रीटमेंट. कुछ पेशेंट्स तो मर भी गए. He eventually settled on a weak version of malaria since it could be effectively countered with quinine after a few days of bone rattling fever. कभी मलेरिया हुआ है? टाइफाइड हुआ है. बुक ठंड लगती थी? मलेरिया में उससे भी ज़्यादा ठंड लगती है. पूरा ओढ़ लो. वैसे तो बुखार में ठंड लगती है, लेकिन मलेरिया में तो ओढ़ लो फिर भी बोन रैटलिंग फीवर होती है. तो उन्होंने फाइनली एक मलेरिया को वीक वर्जन ऑफ मलेरिया लिया कि इसको करवाएंगे, क्योंकि उसका इलाज था क्विनीन दे करके लोगों को ठीक कर सकते थे. लेकिन उसमें भी सोचो आप दवाई दे रहे हो और आदमी ठंड के मारे मर रहा है. आफ्टर सम ट्रैजिक ट्रायल एंड एरर्स हिज एक्सपेरिमेंट वर्कड. तो ट्रायल एंड एरर किया उसने, लेकिन उसका एक्सपेरिमेंट काम कर गया. वेगनर जुरेग रिपोर्टेड that 6 in 10 syphilis patients treated with malariotherapy recovered compared to 3 to 10 patients left alone. कंट्रोल स्टडी हुई. 10 पेशेंट्स अगर दवाई नहीं दी गई तो उसमें से 3 अपने आप ठीक होते थे, लेकिन 10 पेशेंट्स को अगर मलेरिया की इलाज किया गया, उनको मलेरिया दिया गया, तो उनकी सिफिलिस ठीक हो जाती थी 6 लोगों की. तो ये 50% बेटर चांस है. ही वॉन. 3 मरते थे, 6 बच जाते थे. नहीं, ठीक होते थे. कंपेयर टू 3 in 10. 6 out of 10 syphilis patients treated with malariotherapy recovered. 6 लोग ठीक होते थे 10 में से अगर मलेरियोथेरेपी देते थे, और अगर नहीं देते थे तो 3 ठीक होते थे अपने आप. He won Nobel Prize in Medicine in 1927. वो नोबेल प्राइज़ जीत गया इसी चीज़ के लिए 1927 में. The organization today notes the main work that concerned Wagner Jurek throughout his working life was the endeavor of cure mental disease by inducing fever. और जो उसने मेन काम किया है उसकी पूरी ज़िंदगी, आप लोग भी याद रखिएगा. क्या नाम है इस आदमी का? वैगनर जुरेग. क्या नाम? अभी तुम फोटो दिखा रहे थे ना वैगनर जुरेग का. और इसने किया क्या? लोगों की बीमारी, मेंटल बीमारी ठीक करता था, पागलपन ठीक करता था. किस चीज़ से? मलेरिया से. बुखार दे देंगे. किसी को मलेरिया हो गया, बुखार दो. वैसे किसी को दिमागी पागलपन है, बुखार दो. ये उसने किया और इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला उसको. पेनिसिलिन इवेंचुअली मेड मलेरियोथेरेपी फॉर सिफिलिस पेशेंट्स ऑब्सोलीट, थैंक गुडनेस. ये चीज़ बाद में छोड़ दी गई, हटा दी गई. तो उसका ट्रीटमेंट अब यूज़ नहीं होता. अब पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, पहली बार दुनिया में एंटीबायोटिक आया. आजकल मैं भी एंटीबायोटिक खा रहा हूँ, 2 एंटीबायोटिक खा रहा हूँ. अपने एच पाइलोराई इन्फेक्शन का एक है, उसके बारे में बताऊँगा बाद में. तो एंटीबायोटिक से उसने मलेरियोथेरेपी को रिप्लेस कर दिया. बट वैगनर जुरेग इज़ वन ऑफ द ओनली डॉक्टर्स इन हिस्ट्री who not only recognized fever's role in fighting infection but also prescribed it as a treatment. तो ये अकेला बंदा था हिस्ट्री में जो मानता था कि फीवर इन्फेक्शन को खाली ठीक नहीं करता है, वो इसको ट्रीटमेंट की तरह यूज़ करता है. बहुत रेयर और बहुत हिम्मती लोग होंगे. ये ऐसे ही जैसे किसी को डर लग रहा है तो पहाड़ से फेंक दो रस्सी बांध के, रस्सी टूट गई तो मर गया, लेकिन अगर बच गया तो उसका डर खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ. Fever have always been as feared as they are mysterious. आज भी अगर किसी को ऐसा बुखार हो जाए ना, जिसको हम लोग बोलते हैं PUO, पायरेक्सिया मतलब फीवर, U मतलब अननोन और O मतलब ओरिजिन, तो नानी याद आ जाती है डॉक्टर्स को, क्योंकि इसके लिए कहा जाता है फीवर मिस्टीरियस चीज़ है, पता नहीं किस चीज़ से हुआ. पता नहीं किस चीज़ से हुआ है. इसलिए कॉमनेस्ट अगर इन्फेक्शन है मलेरिया, टाइफाइड है, तो भगवान का शुक्र है फटाफट ठीक हो जाएगा. लेकिन अगर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने से चल रहा है, फिर टीबी की शिकायत के बारे में सोचते हैं, वो भी आपने इलाज कर लिया, फिर भी फीवर बचा है, तो कैंसर के बारे में हम लोग खोजते हैं. पता नहीं चलता कि बुखार
इसलिए तो उसका नाम रखा है PU, अननोन ओरिजिन। अगर पता होता तो इलाज नहीं हो जाता, पूरी की पूरी डायग्नोस्टिक सेंटर्स थोड़ी खुलते। नहीं, अगर आपने टेस्ट किया और टाइफाइड टेस्ट में नहीं, हाँ टेस्ट टाइफाइड निकला तब तो टाइफाइड का इलाज हो गया, काम खत्म। और अगर नहीं ठीक हो रहा, जैसे हाँ, इसका टाइफाइड मतलब थी टाइफाइड आपको नहीं है, और टाइफाइड ठीक हो गया और बुखार नहीं उतर रहा था, तब इसका मतलब टाइफाइड नहीं था। आपको बुखार, एक आदमी बोल रहा है गरीब है, उसको पैसे दे दिए और फिर भी वो गरीब है, इसका मतलब गरीब नहीं है, कोई और दिक्कत है उसके साथ। फिर टाइफाइड की दी गई और मलेरिया की भी दी गई साथ में, पहले डेंगू का दे रहे थे, जब दोनों की साथ में थी तब टाइफाइड वाला काम कर रहा था, तो बुखार ही नहीं जाता है। इसलिए हम लोग एंटीबायोटिक में भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देते हैं कि एक मल्टीपल इन्फेक्शंस हो तो ठीक हो जाए, हालांकि वो खतरनाक होता है। ऐसे ही जाकर खट 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 जो भी दिख रहा है सब सबको मार दो, तो बॉडी को स्ट्रेन भी होता है। इसलिए साथ में हम लोग पैंटॉप लेते हैं, गैस्ट्राइटिस की दवाई लेते हैं, मल्टीविटामिन लेते हैं, वाइजलैक जैसी विटामिन की गोलियाँ लेते हैं। तो ये आदमी बुखार को मानता था कि अच्छी चीज़ है, साथ ही साथ बुखार को ट्रीटमेंट की तरह यूज़ करता था। फीवर हैव ऑलवेज बीन मिस्टीरियस। एंशियंट रोमन विस्पर्ड फेब्रिस द गॉडेस हु प्रोटेक्टेड पीपल फ्रॉम फीवर्स। अगली बार जब बुखार हो ना, तुरंत उसको ठीक मत करने की कोशिश करिएगा, अनलेस अनटिल आपको कुछ काम करना है। एंशियंट रोमन में माना जाता था, उसको फेब्रिस नाम से उसको वर्शिप किया करते थे, पूजा करते थे, और उसको कहा करते थे गॉडेस हु प्रोटेक्टेड पीपल फ्रॉम फीवर्स, कि गॉडेस होती है। अरे हम यहाँ भी तो होता है, गांव में भी बोलते हैं माता आ गई, वो तो दाने को बोलते हैं, बट ऐसे ही वो भी मानते थे कि बुखार मतलब कोई अच्छी भगवान की दी हुई चीज़, अच्छी चीज़ है। एम्यूलेट्स वर लेफ्ट एट टेम्पल टू प्लाइकेट हर, होपिंग टू स्टीव ऑफ द नेक्स्ट राउंड ऑफ शिवर्स। वो जाकर मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाया जाता था कि भगवान की पूजा करो तो उतर जाए, ठीक हो जाए, क्योंकि ये मिस्टीरियस चीज़ थी, क्या पता कोई भूत प्रेत या कोई ऐसी चीज़ हो। बट वेगनर जुरेग वॉज ऑन टू समथिंग। फीवर आर नॉट एक्सीडेंटल न्यूसेंस। लोग कितना भी डरें बुखार से, कितना भी ये मिस्टीरियस चीज़ हो, लेकिन वो लगता था, वो उसको लगता है नहीं नहीं, फीवर न्यूसेंस नहीं है, बकवास नहीं है, अपने आप नहीं आ जाता, इसके पीछे कोई लॉजिक है। दे डू प्ले रोल इन बॉडीज रोड टू रिकवरी। उसको वो मानता था नहीं नहीं, इससे बॉडी में ठीक होता है, बॉडी ठीक रिकवर करती है। वी नाउ हैव बेटर मोर साइंटिफिक एविडेंस ऑफ फीवर्स यूजफुलनेस इन फाइटिंग इन्फेक्शन। आज हमारे पास स्टडीज़ हैं जहाँ पर बताते हैं फीवर मतलब आपकी बॉडी में इन्फेक्शन को ट्रीट करने का तरीका है। बुखार आता है तो वो वायरसेस को मारता है। A 1 degree increase in body temperature has shown to slow the replication rate of some viruses by factor of 200. अभी परसों मैंने देखा वांगचुक, सोनम वांगचुक को, उसने कहा 25 पे मत चलाइए अपना AC, 26 पे चलाइए। मैंने इसको 25 पे चलाया था, अभी 24 चल रहा है, लेकिन 25 पर मुझे हल्की हल्की गर्मी लग रही थी। तो कहते हैं कि अगर आपको गर्मी लग रही है तो हल्का पसीना आएगा, तो पसीने का काम है बॉडी में से ठंडक देना, वो अच्छा है, ये अननेचुरल है। अगर इसको और आपने और कम कर दिया और बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो आप भी बॉडी कमज़ोर कर रहे हैं, प्लस नेचर में जो गंदगी कर रहे हैं। 1 डिग्री अगर आपने टेम्परेचर कम कर दिया, ये भी नहीं खबर मुझे पता चली कि बिजली बचती है उसमें। ऐसा नहीं है कि आप 18 पे चलाएँ तो AC उतना ही बिजली खाएगा और 26 पे चलाएँ तो उतना ही बिजली खाएगा। नहीं, मुझे नहीं पता, तो मुझे लगता चलो पंखे की तरह है, जितना भी चल रहा है उतनी बिजली आ रही है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं अगर बुखार किसी को हुआ 1 डिग्री 99 डिग्री, तो उसके बॉडी में जो वायरसेस मरेंगे वो 200 गुना वायरसेस मरते हैं। न्यूमरस इन्वेस्टिगेटर्स हैव आइडेंटिफाइड अ बेटर आउटकम एमंग पेशेंट हु डिस्प्ले फीवर्स। बहुत से टेस्ट हुए हैं जिसमें देखा गया है कि पेशेंट बुखार होते हैं तो ठीक हो जाते हैं। NIH पेपर राइट्स The Seattle Children's Hospital includes a section on its website to educate parents who may panic at the slightest rise in child's temperature. Fever turns on body's immune system. They help the body fight infection. Normal fever between 100 to 104 are good for sick children. आज किसी को बुखार होता है, वो किसी को पूछता भी नहीं है इंडिया में, वो जाकर सीधे क्रोसिन कॉमिफ्लैम खा जाता है। लेकिन ऐसा दूसरे देशों में नहीं है, वहाँ पर ओवर द काउंटर दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। बहुत से इंडियंस यहाँ से पैक करके ले जाते हैं दवाइयाँ, और वहाँ पर बताया गया है फॉरेन में, ये सियाटल नेशनल चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, कि आपके बच्चे के लिए बुखार अच्छा चीज़ है। 100 से 104 डिग्री बुखार है, इसका मतलब वो ठीक हो रहा है। बट दैट्स वेयर द साइंस एंड्स एंड रियलिटी टेक्स ओवर।
ये नई चीज़ है, ये जो बताएगा ना एकदम नई चीज़ है। हमने सब पढ़ लिया, समझ लिया। क्या समझा अभी तक? कि फीवर अच्छी चीज है। फीवर कभी अच्छी होता चीज़ है। कि बुखार हो गया, फटाफट दवाई खा के खत्म करो। और यहाँ पर साइंस ख़त्म होता है और रियलिटी आती है। क्या आती है? रियलिटी मतलब रीजनेबिलिटी। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रीजनेबल इज़ बेटर दैन रैशनल। यहाँ तक जो पढ़ा हमने क्या पढ़ा? रैशनल। रैशनल। हर चीज़ साइंटिफिक तरीके से हमने पढ़ लिया। फीवर इज़ ऑलमोस्ट यूनिवर्सली सीन एज अ बैड थिंग। पूरी दुनिया में बुखार को ख़राब तरीके से देखा जाता है। दे आर ट्रीटेड विद ड्रग्स लाइक टेलिनॉल टू रिड्यूस देम एज क्विकली एज दे अपीयर। जैसे इंडिया में क्रोसिन है, ऐसे फॉरेन में टेलिनॉल है। जैसे ही किसी को बुखार आया दे दिया जाता है। Despite millions of years of evolution as defense mechanism, no parent, no patient, few doctors, and certainly no drug company views fever as anything but misfortune that should be eliminated. कह रहे हैं इतने करोड़ों, मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों साल से हमारी बॉडी ने इसको तैयारी की है डिफेंस मैकेनिज्म की तरह से कि कोई वायरस आया अपनी बॉडी को गर्म कर लिया। जैसे कौन सा मैन है? आयरन मैन नहीं, फायर मैन। कोई चीज़ को छू रही है, गर्म किया, ठीक हो गया। ऐसा कुछ बॉडी कर रही है, ऑटोमेटिक सिस्टम। लेकिन फिर भी कोई भी पेरेंट, कोई भी पेशेंट, कोई भी डॉक्टर, और भैया दवाई की कंपनी तो बड़ी खुश है कि बुखार की दवाई लो, हम दे रहे हैं ना, परेशान क्यों हो रहे हो? उनको लगता है अच्छी चीज़ है, ठीक कर दो बुखार। दीज व्यूज़ डू नॉट मैच विद द नोन साइंस। ये सारी बातें साइंस के साथ मैच नहीं करती। वन स्टडी वॉज लाइकली रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड डॉगमा रादर दैन one study was blunt. Treatment of fever is common in ICU setting and likely related to standard dogma rather than evidence-based patients. भैया इतनी जानकारी मेडिकल फील्ड में है, फिर भी आईसीयू में पेशेंट्स को ठीक किया जाता है बुखार के लिए। और क्यों ठीक किया जाता है? डॉगमा की वजह से। कुत्ते की मम्मी नहीं? क्या? बिलीफ जो पहले से बना हुआ है हमारे मन में। अंधे कुत्ते की मम्मी? नहीं, जो फालतू की बातें लोग करते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है। जैसे बिल्ली रास्ता काट ले, ऐसी किसी बस बिलीफ है। आईसीयू में ट्रीट करते हैं। अगर आईसीयू में किसी पेशेंट को बुखार है तो उसको बुखार रोक देते हैं। जबकि हम अभी पढ़ रहे हैं, शुरू से पढ़ रहे हैं, बुखार अच्छी चीज़ है। 100 से लेकर के 104 डिग्री तक बुखार होने से बॉडी इन्फेक्शन से लड़ रही है। बुखार को ठीक मत करो, बट फिर भी कर रहे हैं लोग। और क्यों कर रहे हैं? केवल डॉगमा, अंधविश्वास। इसके पीछे कोई एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस नहीं है। Howard Markel, director of Center of History of Medicine, once said of fever phobia, these are cultural practices and spread just as widely as infectious disease that are behind them. ये बहुत बड़े आदमी है भाई, डायरेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। हिस्ट्री पढ़ते हैं मेडिसिन की, ये तो मैंने नई चीज़ पढ़ी। लोग मेडिसिन पढ़ते हैं, कुछ लोग मेडिसिन की हिस्ट्री पढ़ते हैं। सुपर स्पेशलिटी है। हावर्ड मार्केल, और वो कहते हैं कि भैया ये जो डर है ना बुखार का, ये उतना ही पुराना है जितना पुराना बीमारी है, और पूरी दुनिया में फैला हुआ है। जहाँ जहाँ बीमारी है वहीं वहीं डर भी है। वाई डज इट दिस हैपन? इफ फीवर्स आर बेनिफिशियल, वाई डू वी फाइट देम सो यूनिवर्सली? तो ऐसा क्यों होता है? जब बुखार इतनी अच्छी चीज़ है तो हम इसको इतने यूनिवर्सली सब जगह पर ठीक क्यों करते हैं? आई डोंट थिंक इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड। फीवर हर्ट्स। तो बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है भैया। बुखार आता है तो ठंड लगती है, दर्द होता है, कमज़ोरी फील होती है, काम नहीं होता है, एंड पीपल डोंट वांट हर्ट। और हमको ये सब चीज़ नहीं चाहिए। बुखार के एक्सपीरियंसेस नहीं पसंद है किसी को। दैट्स इट, बात खत्म। अ डॉक्टर्स गोल इज़ नॉट जस्ट टू क्योर डिजीज़, इट इज़ टू क्योर डिजीज़ विद इन द कन्फाइंस ऑफ वॉट इज़ रीजनेबल एंड टॉलरेबल टू द पेशेंट। आप लोग जब दवाइयाँ खाते हैं तो सिरप को मीठा कर दिया जाता है, क्योंकि डॉक्टर का काम खाली ये नहीं है कि आपकी बीमारी को ठीक करे, वो ठीक करे विथ रीजनेबल एंड टॉलरेबल पेशेंट्स। कन्फाइंस ऑफ व्हाट इज़ रीजनेबल एंड टॉलरेबल। बोले ना 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 ना, कड़वी दवाई खाओ, उससे जल्दी ठीक हो जाओगे। और वो खा ही नहीं पा रहा है, उल्टी कर दे रहा है। बचपन में श्रीश को मुझे जब टैबलेट खिलाना पड़ता था तो टैबलेट को पीसता था मैं, फिर पानी में डालकर देता था, हर बार उल्टी कर देता था। फिर मैंने सिरप मंगाना शुरू किया। सिरप में, मीठे सिरप में कॉम्बिफ्लैम घोल घोल के देता था मैं इनको, खांसी की सिरप में मिक्स करके। बल्कि मैंने आपको देखा था, आप इसको माजा के साथ टैबलेट दे रहे थे। हाँ, मैंने भी जब
जब वो 50 टैबलेट खाए थे तो मैंने भी माज़ा के साथ ही खाए थे। मैंने एक बार 50 टैबलेट खाए थे तो माज़ा के साथ ही खाए थे। 50 टैबलेट क्रोसिन अच्छा सुसाइड करना था आपको। बहुत ज़्यादा बुखार आ गया था मुझे मेंटल बुखार ट्राई आपने पीस की पूरा हाँ ऑब्वियसली कि ऐसे गोली खाऊंगा ऐसे टाइम लगेगा। 2-3 मैंने पता है एक बार खाई पहले थी आएगी 7 कॉम्बिप्लेट खाई थी। बस बल्कि डॉक्टर जो मुझे आईसीयू में ट्रीट करता बोलता पागल है, क्रोसिन से कोई मरता है, अच्छी दवाई खानी चाहिए थी मरने के लिए। तो मुझे आया भगवान लाख लाख शुक्र है तुम्हारा। फिर और एमबीबीएस कर रहे थे। आई वॉज रीजनेबल नॉट रैशनल, इसलिए मैं जिंदा खड़ा हूँ। बहुत से रैशनल लोग गए दुनिया छोड़ के। तो डॉक्टर का काम क्या है? रीजनेबल और टॉलरेबल तरीके से पेशेंट को ठीक करे, केवल साइंटिफिक तरीके से नहीं। फीवर कैन हैव मार्जिनल बेनिफिट्स इन फाइटिंग इन्फेक्शन बट दे हर्ट। फीवर का जो काम है ना वो मार्जिनल बेनिफिट है, मतलब थोड़ा बहुत बेनिफिट है, लेकिन फिर भी वो हर्ट करता है। एंड आई गो टू द डॉक्टर टू स्टॉप हर्टिंग। और हम डॉक्टर के पास इसलिए नहीं जाते तो मुझे बीमारी को ख़त्म कर दो, हम इसलिए जाते हैं क्योंकि हम बीमार हैं, हमारे बॉडी में परेशानी है, दर्द है, तकलीफ़ है। आई डोंट केयर अबाउट डबल ब्लाइंड स्टडीज़ व्हेन आई एम शिवरिंग अंडर ब्लैंकेट। डॉक्टर मुझे बताएगा नहीं नहीं बहुत अच्छी स्टडी हुई है, तुम सड़ते रहो बुखार में बेटा, मरते रहो, ठीक हो जाओगे। अरे तुम डॉक्टर हो कुछ तो करो। नहीं नहीं कुछ नहीं करेंगे, नहीं तो तुम साइंटिफिक बेस्ड स्टडीज़ हमने पढ़ी है। अरे भैया ठीक करो, ये पेशेंट की डिमांड होती है। इफ़ यू हैव अ पिल दैट कैन मेक फीवर स्टॉप गिव इट टू मी नाउ। अगर तुम्हारे पास कोई दवाई है जो बुखार रोक सकती है भैया अभी दे दो, बाकी सब आके बाद में करेंगे। लेकिन ये भी तो होता है कि अगर बुखार ज्यादा हो रहा है और वो सर तक चढ़ गया तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। तुम्हारे जैसे डॉक्टर चाहिए समाज को, आप क्यों डॉक्टरी नहीं करती हैं? कल से इसको लेके जाओ। हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, यू आर थिंकिंग लाइक अ डॉक्टर, यू शुड बी देयर। आप भी ऐसे ही, यू शुड बी वर्किंग एंड स्टडिंग आइदर लैब टेक्नीशियन। इन लोग के लिए नहीं तो 2 दिन अगर रहता है ना तो कहते हैं ना न्यूरॉन्स समझ जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को डॉक्टर बनना चाहिए। क्यों आप लोग ऐसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके हम लोगों को सरप्राइज़ कर रहे हैं? अभी ध्रुव राठी को मालूम पड़ेगा, आपके ऊपर वीडियो बना देगा। नहीं देखिए, जब भी हम कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, मैं डॉक्टर हूँ और मैं अपना मुंह बंद करके रखता हूँ क्योंकि किसी के सामने बेइज्जती ना हो जाए। और आप लोग डॉक्टर होने के ना बावजूद भी इतने, मैं इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही, मैं सवाल पूछ रही हूँ। क्या सवाल है? तो उस सवाल का जवाब ये है मुंह बंद रखो, बेइज्जती मत करवाओ। ये सब यहाँ पर कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जो तुम्हें बोले कि अरे वाह क्या नॉलेज है। खुद क्या चाचा नेहरू बन के पैदा हुए ये लोग? अच्छा छठी सवाल पूछते हैं। नहीं नहीं, हमने आज ही एक वीडियो रिलीज़ किया है और उसमें डनिंग क्रूगर इफेक्ट को बोला गया है। सुनिए, डनिंग क्रूगर इफेक्ट जानते हैं सब लोग? ये नहीं जानते? बताओ भाई, डनिंग क्रूगर इफेक्ट कोई बताओ, क्लास के माहिरों। डनिंग क्रूगर नींबू लगा करके बैंक में चोरी करने वाले। आपको याद आ गया? क्या होता था? डनिंग क्रूगर इफेक्ट ये था कि किसी ने बता दिया कि अभी आए ना। हाँ एक झूठ को 10 बताओ बताओ। नहीं, उसमें डनिंग क्रूगर इफेक्ट में ये था कि उसने कहीं पर एक चीज पढ़ ली कि ये नींबू अगर अपने शरीर में आप लगा लेंगे तो फिर आप इनविजिबल हो जाएंगे। तो उसने वो चीज देखी और अपने शरीर में लगा करके जाकर के डाका डालने गया था बैंक में। तो उसने, आप अपनी बेवकूफ़ी को ये जानते नहीं हैं कि ये बेवकूफ़ी है। ये है डनिंग क्रूगर इफेक्ट। रैशनलाइज करते हैं उसको। नहीं नहीं, पता ही नहीं आपको, रैशनलाइज तो बाद में करेंगे। उनको लगता है ये परफेक्ट नॉलेज है, मैंने पढ़ा है और मुझे इस पर, आपको बिलीफ होता है जो भी चीज़ें आपने पढ़ ली। आपने कहीं पढ़ा या सुना कि ज़्यादा बुखार आने से न्यूरॉन ख़राब हो जाते हैं, अब ये आपने बिलीव कर लिया। आपने इसके ऊपर खोजा भी नहीं, स्टडी भी नहीं किया। और ये किसको होता है? ये एमेच्योर, ये नोवाइस को नहीं होता है। जो आदमी कुछ नहीं जानता उसको नहीं होता, जो थोड़ा बहुत जानता है उसको होता है। तो हमारे यहाँ पर जितने भी लोग हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, ये अगर एमेच्योर होते तो बड़बड़ के बोलते, लेकिन अब थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड हो गए तो चुप रहेंगे। ये इसको आज हमने पढ़ा था, मतलब आज की वीडियो में शेयर किया कि माउंट स्टूपिड पे जो लोग पहुंच जाते हैं उसके बाद जब नीचे उतरते हैं, माउंट स्टूपिड मतलब थोड़ा सा नॉलेज आ गया, अब कॉन्फिडेंट हो गए। जैसे हमारे चाचा जी हमसे एक दिन पूछ रहे थे, मैं रिटायर होने वाला हूँ, मैं कौन सा बिज़नेस करूँ?
मैंने कहा जो आपको ठीक लगा। बोले बोलते हैं अरे तुमको फ़ोन किया बेवकूफ़, तुम डॉक्टर हो, मुझे भी डायग्नोस्टिक सेंटर खुलवा दो। मैंने कहा खोल लीजिए। बोलते हैं कितना पैसा लगेगा? मैंने कहा पैसे से नहीं खुलेगा, उसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए, टाइम चाहिए, जगह चाहिए। बोलते हैं वो सब हो जाएगा, पैसा बताओ। मैंने बता दिया 1.5 करोड़ रुपए। हाँ, फिर मैंने पूछा और कुछ जानकारी चाहिए? बोलते हैं बस अब हमको और कुछ नहीं चाहिए, अब हम खोल लेंगे। ये है डनिंग क्रूगर इफेक्ट। इसलिए जब भी कुछ सुने, जब भी कुछ पढ़ें, जब भी कुछ समझें, तो अभी चुप रहें, उसको यूज़ करें समझने के लिए और समझने के लिए, गहरे जाने के लिए। It may be rational to want a fever if you have an infection, but it's not reasonable. बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। आज की जो क्लास है उसका नाम है रीजनेबल वर्सेस रैशनल। पूरी दुनिया अपने बच्चों को स्कूल भेजती है, कॉलेज भेजती है रैशनल होने के लिए। रैशनल मतलब विज्ञान समझने के लिए, बारीकियां समझने के लिए, हर चीज़ में एक्सपर्ट बनने के लिए। और उसी प्रोसेस में वो बच्चे न रह जाते हैं घर के, न रह जाते हैं घाट के। पैसा तो कमाना सीखते ही नहीं है, नौकरी कर लेते हैं और नौकरी करते करते ढेर सारे ब्लंडर्स करते हैं, क्योंकि उनको लगता है उनकी जानकारी बड़ी सटीक है। उनको ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ से वहाँ तक दवाई की दुकान तक का जो रास्ता है ना, स्ट्रेट 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर राइट एंगल और 30 डिग्री का और एंगल, ऐसी रोड है। नहीं समझे ना? रोड कैसे? हाँ, सब साफ साफ दिख रहा है। शादी कर लेंगे, बच्चा हो जाएगा। आज मैडम जी ने एक वीडियो बनाई थी, पापा मैंने कहा था जब स्कूल हो जाएगा तब तुम खुश हो जाओगी, कॉलेज हो जाएगा तो फ्री हो जाओगी, ये हो जाएगा। अरे तुमने पढ़ा कहाँ? नहीं समझो, आज बड़ी अच्छी चीज़ है, बहुत फ्री करने वाली बात है। अगर आप बहुत पढ़ नहीं पाए तो भी आप अमीर बन सकते हैं। जस्ट बी रीजनेबल। आप चीज़ें पढ़िए, लेकिन उसको ऐसे पकड़ के मत बैठिए कि ये जो मैं पढ़ लिया हूँ ना, अब इससे तो पक्का मेरा काम हो जाएगा। अगर ऐसा है तो आप ज़्यादा स्पेसिफिक एक्सीडेंट्स करेंगे। ये ठीक ऐसा ही है जैसे कि आप एक कार चला रहे हैं और आपको लगता है कार बस 4 फीट की कार है मेरी, 4 फीट मिल जाए मैं चला लूँगा। आपने देखे होंगे वीडियोस, कुछ चाइनीज़ लोग हैं वो पुल पर से बैक कर लेते हैं, एक पहिए से उतार लेते हैं। वही है रैशनल। आप जब गाड़ी चलाते हैं तो आपको चाहिए 8 फीट 12 फीट, और आपको गाड़ी में दे भी दी गया है, पी पी बोलती है आजकल नई गाड़ियाँ, रिवर्स करते हैं। वो इसलिए वो रीजनेबिलिटी है कि भैया 2 फीट पहले ही गाड़ी को मोड़ लो। रीजनेबल को हिंदी में क्या? रीजनेबल को हिंदी में बोलेंगे मतलब क्या होगा इसका? जो, हाँ, गुड, वेरी गुड। आपके तर्क के हिसाब से, आपके सिस्टम 1 के हिसाब से। भाई मुझे लगता है कि ये पानी में मैं नहीं जाऊँगा। कोई बोले कि नहीं 7 फीट है गहरा, तुम डूबोगे नहीं, कूदो तो नहीं, मुझे लगता है ना। तो हमें रीजनेबल होना चाहिए। अभी एक तो पुराना केस आया था, और अभी कल रात को मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक पूरी फैमिली नदी में डूब के मर गई। वो नई वीडियो थी इंस्टाग्राम पे, और कहाँ खाली नदी में गए थे वो लोग। खाली नदी थी, उसमें बैठ के खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा रहे थे। फिर किसी ने डैम खोल दिया, टाइम का खुलने का टाइम हो गया होगा, और पूरी फैमिली ऐसे हाथ पकड़ कर खड़ी थी कि जब पानी का बहाव रुकेगा तो हम लोग बच जाएंगे, और सब डूब के मर गए। ये अगर मैं हूँ ना तो मैं डरूँ। हमारी बॉडी अपने आप में सिस्टम 1 सस्टेन करने के लिए अच्छी है, बहुत अच्छी है। बाहर नहीं जा सकते थे वो लोग। उनको लगा नहीं कि ऐसा हो जाएगा। पानी इतनी तेज़ी से बढ़ गया कि वो बीच से साइड तक, किनारे तक नहीं आ पाए, और उनको लगा चलो हल्का फुल्का बहाव है, क्योंकि शुरू में जो पानी आता है पैर को छू रहा है। फिर तब तक से और बढ़ा गया, यहाँ से बह पाते अपना हाथ पकड़ करके उनको लगा चलो अभी पानी का बहाव रुक जाएगा, उसके बाद फिर हम साइड हो जाएंगे। तो दे वर ट्राइंग टू बी रैशनल, और उनको होना चाहिए था फटाफट, जाना ही नहीं चाहिए था। रीजनेबिलिटी मतलब जहाँ पर आपका सिस्टम 1 बोल रहा है भैया ये क्यों घुस रहे हो, यहाँ नहीं जाना चाहिए। यही तो कह रहे हैं, फीवर हर्ट्स, ये रीजनेबिलिटी। आपका माइंड बोलता है भैया मुझे बुखार नहीं चाहिए। आप जो सिस्टम 2 से बोलते हो ये टेस्ट हुआ है, ये कंट्रोल टेस्ट हुआ है, इससे तुम्हारा इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, 100 से, जैसे तुमने कहा 101 से लेकर के 100 से लेकर के 104 105 हो गया तो दिमागी बुखार हो जाएगा, हो तो जाएगा, वही तो बॉडी बता रही है। बोल रहे हैं बुखार में मार्जिनल बेनिफिट है। ये ऐसा है जैसे कि आपके सेविंग्स अकाउंट में 3% मिलता है, और सेविंग्स प्लस में 3.2% मिलता है। थोड़ा रिस्क ज़्यादा है सर, पैसा डूब गया तो हम रख लेंगे,
बट उसमें 0.2% ज़्यादा है, मार्जिनल, बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। अब जैसे मुझे उस दिन बुखार चढ़ा था, जब सुबह सुबह मेरी तबीयत एकदम खराब हो गई थी, तो मेरी पूरी बॉडी एकदम दर्द हो रही थी, तो उस टाइम पे तो मुझे यही लग रहा था कि मुझे दवाई चाहिए, बस ठीक तो है। वो रीज़नेबिलिटी है। अगर तुम ये कहती नहीं नहीं बुखार हो रहा है और मैंने पढ़ा है कि बुखार ठीक करता है मुझे और तड़प लूँ मैं रात रात भर, तो वो रैशनलिटी होती है। कल ये बहुत अच्छी जगह है, आप लोग जाया करिए कभी, यही लखीमपुर में, उसको मैंने नाम दिया है बाइक टूरिंग सर्कल। पार्क के चारों तरफ। आज एक लड़का लड़की के पास से ऐसे काट के गया और वही अंदर गली में घुसा था। उसमें एक बहुत समझदार, एक बहुत अमीर सोचने, अपने लड़का ऐसा जो अपने आप को अमीर सोचता था, स्कूटी, और वो भी चार्जिंग स्कूटी जो बिजली से चलती है, उसमें बैठा हुआ था। उसके सामने एक ब्रेजा नहीं गई थी, ब्रेजा गई थी, कौन सी गाड़ी गई थी, हाँ ब्रेजा शायद गई थी, और बोलता है बेस रेट की बेस रेट कार है, नहीं बेस की भी बेस मॉडल है। मतलब मेरे पास स्कूटी है और पता नहीं मेरी स्कूटी है कि किसी और की, वो पीछे बैठा हुआ था, वो भी ई बाइक, और सामने वाले को बोल रहा है उसके पास जो पैसा गाड़ी है ना, बेस की भी बेस है। मैंने कहा इसको इतना ज्ञान है, इतना रैशनल है ये लड़का, जब गाड़ी खरीदेगा तो टॉप मॉडल खरीदेगा, चाहे अगले जन्म में खरीदे। इसलिए मैं क्या करता हूँ, लोएस्ट मॉडल खरीदता हूँ। मैंने जो गाड़ी खरीदी, रीजनेबल गाड़ी खरीदी। उसका मुझे बड़ा अच्छा डायलॉग लगा, मैंने कहा भी बेस का भी बेस मॉडल, आखिर गाड़ी के अंदर कैसे झांक लिया इसने। हाँ वो रिंग रोड है। दैट फिलोसफी एमिंग टू बी रीजनेबल इंस्टेड ऑफ रैशनल इज वन मोर पीपल शुड कंसिडर व्हेन मेकिंग डिसीजंस विद देयर मनी। इसलिए भैया पैसे के साथ ऐसा एज पर मत चलिए, रीजनेबल डिसीजन लीजिए, रैशनल नहीं, एकदम लाइन से मत चलिए कि जरा सा हुआ तो गिर गए नीचे। मैं भूल गया था, इसका मतलब भी भूल गया था इस लेसन का। पर इसमें ये बुखार की कहानी हमें बेसिकली इसीलिए बताई गई कि अगर बुखार हमें लग रहा है कि हम नहीं बर्दाश्त कर पा रहे तो खा लो दवाई। नहीं, ये कहानी इसलिए दी गई कि किस तरह से डिफरेंस होता है एक कंट्रोल्ड साइंटिफिक तरीका और फिर भी यू हैव अ डिफरेंट माइंड। यहाँ पर बुखार के बारे में क्लास नहीं थी, ये क्लास थी कि हमारा बुखार के ऊपर इतनी स्टडी हुई है और सबको पता है कि बुखार अच्छी चीज़ है। एक तो वो माइंड है, डॉक्टर्स जानते हैं, लेकिन एक माइंड ये भी है, वो रैशनल है, जो मैथमेटिक्स से होती है, जो 500, 1000, 10,000 लोगों की टेस्टिंग से पता चलता है, लेकिन ये रीजनेबल है। रैशनल में एकदम, पर हमारा जो लॉजिक होता है बिल्कुल स्पेसिफिक और एकदम डेटा बेस्ड होता है। रीजनेबल में हम अपना वही सिस्टम। देखिए, आपने कहा उस दिन कि मेरी मम्मी कहती है मैं डोंकी हूँ, यही कहा था आपने। इस चीज़ को एकदम रैशनली ले लिया। अगर आप रीजनेबल होते तो आप कहते मम्मी परेशान है। अभी कुछ दिन पहले ये मैडम हमसे नाराज़ थी, तो बात ही नहीं कर रही थी, तो मैंने जाकर सॉरी बोला, मान गई। जब बाप बेटी से सॉरी बोल सकता है तो बेटा माँ से सॉरी नहीं बोल सकता। तो वो, लेकिन वो कब आएगा जब आप इसको ऐसे नहीं मानेंगे कि तुमने मुझे ये क्यों कहा, तुम इतने। रैशनलिटी हमेशा माइंड की अपनी खुराफात है, जो थॉट्स की खुराफात है, और रीजनेबिलिटी इंट्यूशन है। अगर आप परेशान हैं और मैं आपको देख करके पहचान जाता हूँ परेशान है, तो उस समय मुझे आपको लेक्चर नहीं देना है। यू नीड सम काइंड ऑफ केयर, सम काइंड ऑफ कंपैशन। ऐसे बुखार है तो उसको अभी इलाज तो जैसे जो करना है करना, पहले बुखार ठीक करो। आप पैसा जब आया है ना, तो पहले ये देखो कि क्या चीज़ें आपको बेसिक ज़रूरत की हैं, बजाय कि ये सोचना कि यार वहाँ लगा देंगे ना तो वहाँ डबल का ट्रिपल हो जाएगा, और यहाँ अभी तो पैसा है नहीं, वहाँ के बारे में काम कर रहे हैं। ऐसे तो सब लोग लुटाते हैं पैसे, ऐसे मैंने लुटाया। मैंने सबसे पहला 2 लाख ये ज़मीन में लगाया, और वो आज तक ज़मीन उसकी रेट नहीं बढ़ी। उसके बाद लखनऊ में 6 लाख रुपये डुबाया। उसके बाद मैं समझ गया भैया पैसे के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि उसमें लखनऊ में जो मैंने पैसा लगाया था, ऐड आया था बड़ा सा अखबार में, आप प्लॉट खरीदिए 17,000 रुपये महीना आपको मिलेगा किराया 2 साल तक। अब मैथमेटिशियन डॉक्टर आशीष, 17 × 24 कितना हो गया? 17 दहा में 170, 1,70,000 दुना 3,40,000 प्लस और आप जोड़ लीजिए 34, 34, 60, तो 4 लाख, 5.5 लाख, 6 लाख की ज़मीन थी, 4.5 लाख तो उसमें रेंट में निकल गए।
बची प्लॉट कितने की, 2.5-3 लाख रुपए की, 2.5-3 लाख में लखनऊ में प्लॉट मिल रहा है, लूटो। और फिर क्या हुआ, लुट गए, बर्बाद हो गए। ये है बीइंग रैशनल। और अब मैं हो गया हूँ रीजनेबल, और कोई मुझे लूटता है तो मैं जानता हूँ भैया लूट सकता है, इसलिए बचा बचा के चलो। ठीक है।